नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं डॉक्टर प्रेमलता जसवाल की कहानी मर्म क्या जानूं। अजीब इत्तेफाक है। ये दोनों कितना हंसती हैं और कितनी सहजता से। मुश्किलें इसके लिए भी कम तो नहीं है। हाँ, जीवन का ढर्रा निश्चित रूप से थोड़ा अलग है। पूरी कायल हो गई रत्ना अंदर तक उनकी जीवन शैली से और सोचे जा रही थी कि आखिर जीवन है क्या, मात्र उलझने या इन जैसी बेफिक्री। जब से नलिनी एक अरसे बाद उससे मिलकर गई है, उसे तो पूरी तरह उलझा गई है। पहले ही उसे अपने जीवन में फैली उलझनों ने बुरी तरह घेरा हुआ है। एक को सुलझाने में कहीं थोड़ी सी कामयाबी मिलती नजर आती है कि अचानक उससे भी बड़ी कोई उलझन चीखती चिल्लाती हड़बड़ाई सी सामने आ खड़ी हो जाती है। और अब यह एक नई उलझन। देखो ना, ये ही क्या हो गया है कि जब से नलिनी मिलकर गई है उसे अपने को ही ढूंढना पड़ रहा है। प्रतिक्षण दिमाग एक ही सोच पर आकर अटक जाता है उसका कि क्या वाकई में मैं कभी वो थी जो नलिनी मुझे मेरे बारे में बता रही थी। वही कि मैं अपनी छोटी सी गैलरी में पूरी तन्मयता से मुंह के बाईं तरफ दबे होठों से जरा सी जीभ बाहर निकाल ब्रश हाथ में लिए पेंटिंग करती थी। मैं, और वह भी अपने शोध ग्रंथ लिखते हुए। उसने एक बारगी उसे बीच में टोकना चाहा कि वो गलत बोल रही है, फिर न जाने क्या सोचकर चुप रह गई। शायद इतने दिनों बाद मिलने की खुशी में चहकती हंसती नलिनी की यादों को, चाहे वो बढ़ा चढ़ा कर ही थी, अपने पति के सामने झुटलाना उसे सही न लग रहा हो तब। शायद। और अब न जाने क्यों उसकी बताई वह छवि बार बार खुली आंखों के सामने आ खड़ी हो जाती थी रत्ना के, अच्छी तरह जानते हुए ये कि उस समय उसकी क्या दशा थी। कुछ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहित्य के शोधार्थी की क्या स्थिति हो सकती है जब शोध कार्य में संकलित तथ्यों के आधार पर एक एक कड़ी को जोड़कर प्रबंध ग्रंथ लिखना पड़ता है, और वह भी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ। उन मुश्किल क्षणों को इतने दिनों बाद याद दिलाना, जब कोई डॉक्टर की उपाधि के नशे में कई सालों से गुम, तब पेशतर आई उन कठिनाइयों को कभी का भूल अपनी उपलब्धियों का आनंद ले रहा हो। और मज़े की बात यह है, वह भी इतनी मज़ेदार छवि में। ना चाहते हुए भी रत्ना की रसना का स्वाद थोड़ा कसैला होने लगा। कितना फालतू बोलती है नलिनी, और वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। कि तभी फ्लैश लाइट सी वही छवि उसके सामने कौंध गई, और साथ ही उसके होंठों पर हंसी का फव्वारा भी थिरकने को ही था कि सर झटक कर बरबस ही रोक लिया उसने। कुछ झेप कर कनखियों से इधर उधर देखा, कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं। अपने अध खुले होठों को सीरियस पने की मुद्रा में थोड़ा कसा, आश्वस्त हो सीने पे हाथ रख एक लंबी सांस खींच ली। फिर न जाने क्या सोच वहीं खड़े उसने अधपकी सब्जी की गैस बंद कर दी। जल्दी से लिविंग रूम वाले बाथरूम में जाकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर अंदर से लॉक कर लिया। फिर से एक लंबी सांस खींच एक क्षण स्तब्ध खड़ी रही, आईने में अपनी ही आंखों में झांकती सी। तभी अचानक उसे दाईं तरफ होंठों में दबी जीभ का बार बार झांकता किनारा दिखाई दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी शर्मीली नन्ही रूबी बचपन में खराए मेहमानों को दरवाजे के पीछे से बार बार झांक कर देखती और छिप जाती, फिर यकायक अपने नए खिलौने के साथ खिलखिला कर आती और आगंतुक से इतना घुल मिल जाती कि जैसे न जाने कब से जानती हो उसे। उसका मन चाहा कि अपनी इस दशा पर रूबी की तरह ही खिलखिलाकर हंस दे, पर न जाने कैसे उसके सीरियस पने को अंगूठा दिखाती हुई मुंह पर हाथ रख फिस कर हंसती हंसी फूट पड़ी रत्ना की। बिल्कुल वैसे ही जैसे नए नए कॉलेज के दिनों में लेक्चर के दौरान कभी किसी बात पर क्लास में हंसती थी। फिर क्या था, बस फिर तो एकदम दर्पण के सामने सीधे खड़े हो रत्ना ने वहां दाईं तरफ होंठ में दबी अपनी जीभ को जी भर देखा। फिर याद आया उसे, अरे नीलिमा शायद बाईं तरफ दबी जीभ का कुछ कह रही थी ना, कि दाईं तरफ का। उसने फिर से बाईं ओर से जीभ निकाली, पर वह आईने में दाईं तरफ ही दिखी, तो अपनी मूर्खता पर आई हंसी रोक न पाई थी वह। अचानक उठे और रुके ठहाके से उसके पति नरेंद्र की अखबार मग्न तंद्रा टूटी। उसने उठकर अपनी तर्जनी से बड़ी सहजता पूर्वक बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करके थोड़ी घबराहट में पूछा, आर यू ओके रत्ना? उसने हूं में जवाब दिया। वह तय नहीं कर पाया था कि क्या हुआ। अक्सर रत्ना कॉकरोच या मकड़ी देखकर चिल्ला पड़ती और दरवाज़ा खोल उछलकर बाहर आ जाती, पर यह आवाज़ भी अजीब सी थी, और उस पर अप्रत्याशित सा उत्तर हूं कुछ अटपटा सा लगा उसे।
जब दरवाज़ा न खुला तो वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ अखबार पढ़ने लगा। रत्ना को भी कुछ पल लगे सहज होने में, पर बाहर निकलकर वह फिर से रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगी। बीच बीच में उसकी अस्थिर सी पुतलियां रह रहकर असहजता प्रकट कर ही देती। पागल है क्या? खुद को अंदर से डांटते हुए कहा उसने। कुछ पल की शांति मिली कि अगले ही पल मन फिर अचानक एक नहीं दो दो खिलखिलाते चेहरे नए प्रश्न लेकर कौंधने लगे। उधर दोपहर के 2 बजने को थे। अब रूबी भी दो दो ट्यूशन से पढ़कर थकी हारी भूख भूख करती आने को होगी। रत्ना के हाथ पांव फूलने लगे। फ्रिज खोलकर देखा, गुत्था आटा ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं नहीं दिखा तो वो झुंझला उठी। अंदर ही अंदर तीसरी बाई बदल चुकी हूं, पर कई बार बताने के बाद भी वीकेंड पर आटा गूंदना इन सभी को क्यों भूल जाता है। खींच भरी सोच में ही आटा गूंदने लगी रत्ना, अब एक और नई उलझन से जूझती हुई। अरे, इतने गुस्से में आटा नहीं ले ही गूंदेगी, फिर खिलाना अपनी लाडली लूबी को दुनिया भर के नक्शे। अब के नलिनी की नहीं, उसकी सहकर्मी मधु की छवि थी मानस पटल पर, जो कभी ना तो खुद सीरियस होती और ना ही अपने साथ बैठे किसी को सीरियस होने देती। जहां किसी के काम में उलझन आती, वहीं मधु का कोई ना कोई मजेदार शगुफा माहौल को खुशगवार बना देता। बड़ी से बड़ी समस्या को छोटी छोटी चुलबुली चुहलबाजी में हल करने की कला कोई मधु से सीखे, और वह भी बड़ी सरलता से। पर सीखे कौन? सभी तो अपने संस्कारों से सीखे सिखाए होते हैं यहाँ। रत्ना का नौकरी पर पहला दिन ही था कि मधु उससे मिली तो बड़े तपाक से, पर साथ में बोली, लगता है आपसे हमारी अच्छी निभेगी, पर एक सीरियस बात है, बताऊं? हाँ ज़रूर, रत्ना ने कहा और कान के पास होकर धीरे से बोली, मुझे बचपन से ही डॉक्टर से बहुत डर लगता है। रत्ना ने उसकी तरफ देखकर ऊंची आवाज में थोड़ी आत्मीयता से कहा, अरे मैं वो वाली डॉक्टर नहीं हूं। ये कहना ही था कि मधु झट बोल पड़ी, अच्छा, तो आप वो वाली डॉक्टर नहीं हैं? अपनी तर्जनी घुमाते हुए वह भी चहकी, आप तो वो वाली हैं, फिर तो आपसे खूब निभेगी। बस फिर क्या था, रत्ना सहित पूरा माहौल हंसी में डूब गया और सबके चुप होते ही मधु फिर बोली, रत्ना जी, क्षमा करना, सुबह से आपके सुंदर चेहरे पर गंभीरता जंच नहीं रही थी। अब तुम्हें हंसते हुए देखकर मन खुश हो गया। मेरी बात बुरी लगी हो तो मन में जोर से कह देना, तेरी तो ऐसी की तैसी, बस। और वह फिर से जोर से हंसती, साथ ही रत्ना भी। तब से अब तक रत्ना जानती है कि मधु बिना हंसे हंसाए रह ही नहीं सकती, और वह भी तब जब माहौल थोड़ा गंभीर व तनावपूर्ण हो। ऑफिस में तो किसी के चेहरे पर तनाव देखते ही मधु का प्रत्यक्ष होकर सहजता लाना एक परिपाटी सा बन गया है, पर आज यहाँ अकेले में घर पर भी उसकी छवि का उभारना, वो भी आज जब वह अपनी सहेली नलिनी की यादों में डूबी हुई है। और यह मधु तो सही तो है। जब तुम नलिनी की किसी दिल बहलाऊ सी बात से ही अंदर तक इतनी तनावग्रस्त हो जाओगी, तो क्या मधु अंदर आकर तनाव मुक्त करने नहीं आ सकती? रत्ना के मस्तिष्क ने एक झटके में पूरी गुत्थी सुलझाने की सफल कोशिश की, पर रत्ना भी क्या करती, वह भी अपनी ही प्रवृत्ति के वश में मानो जकड़ी पड़ी है। उलझने भालू के कंबल सी ऐसे आ लिपटती कि वह तो कंबल छोड़ना चाहती है, कंबल ही उसे नहीं छोड़ता। मन मस्तिष्क में कहीं गहराई में खुद ही संसारगत प्रवृत्तियां सब कुछ जान समझ कर भी इस जकड़न से बाहर आना ही नहीं चाहती। उसे याद है, जब इस नई नौकरी के दौरान मधु के हरेक सहकर्मी के साथ निश्चल खुला स्पष्ट व्यवहार व सौम्य हंसी मजाक, वह काफ़ी प्रभावित और कुछ कुछ आशंकित भी थी कि कोई कैसे इतना सहज और खुशदिल रह सकता है। कि एक दिन जब मधु छुट्टी पर थी तो उसका काम में मन ही न लग रहा था। अपने पास बैठे अरविंद से बतियाते हुए रत्ना ने कहा, कितनी खुश मिजाज और कितनी खुशकिस्मत है मधु, उसके बिना आज ऑफिस में कितनी बोरियत हो रही है। हाँ मैडम, बोरियत तो हो रही है, पर पता है आपको वह खुश मिजाज तो है, पर खुशकिस्मत नहीं। क्यों? इतना खुश कोई तभी होता है ना जब घर बाहर खुशी होती है। पर मधु के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर स्थिति में खुश ही रहती है। रत्ना को अरविंद की बात अटपटी सी लगी तो उसने आतुरता से सीधे सीधे सवाल पूछ लिया था, ऐसी क्या बात है भाई? पारिवारिक खुशियों जैसा उसके पास कुछ नहीं है, अरविंद ने कहा। अरे, मुझे लगा इसका समृद्ध खुशहाल घर परिवार है। यहाँ हर एक को यही लगता है,
मुझे भी ऐसा लगा था, उसके स्वभाव से। तो क्या ऐसा नहीं है क्या? रत्ना को अरविंद की बातों पर कतई भरोसा नहीं हो रहा था, तो उसे सब बताना पड़ा। पति की फौज में मृत्यु हो गई और बेटी पति की मृत्यु के बाद पैदा होने से ससुराल वालों ने उसे अशुभ मान इसे मायके भेज दिया। इसी सदमे में पिताजी चल बसे। 4 भाइयों में इसे लेकर झगड़े बढ़ने लगे तो इसने नौकरी करके अपनी बेटी को पालना शुरू किया। अब बेटी 8वीं में पढ़ रही है। लंबी कहानी 4 शब्दों में समेटते हुए बताया अरविंद ने। ओह! रत्ना के मुंह से तब इसके सिवाय कुछ न निकल पाया और ना ही आगे बात करने को कुछ बचा था उस दिन। अरविंद भी काफ़ी देर तक खामोश रहा। शायद उस बोझिल माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए उसने अपनी फाइल पर झुके झुके ही धीमी आवाज़ में कहा था, रत्ना जी, मुझे तो कभी कभी लगता है मधु सिर्फ खुश मिजाज ही नहीं, वो तो दूसरों को भी खुश मिजाज बनाने के लिए है। इसके लिए न जाने उसे अपने भीतर ही भीतर कितने समझौते करने पड़ते होंगे। और रत्ना तब हूं कहकर खामोश हो गई थी। ठीक ही तो कहा है उसने, जीवन केवल समझौतों की नींव पर टिका है। उसके बाद कई दिन मधु को देखकर उसका मन भर आता था, पर न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति थी मधु में कि रत्ना उसके सामने न तो सीरियस हो पाती थी और ना ही उससे कुछ पूछ पाने की हिम्मत जुटा पाती। शायद मधु की दूसरों के चेहरे पर हंसी देखने की चाहत ज्यादा प्रबल थी। रत्ना की मधु के जीवन में झांकने की जिज्ञासा से भी। मधु के जीवन संघर्ष में प्रेम की भूमिका क्या रही होगी, रत्ना क्या जाने। पर कहीं से तो उसने जीवन के सही अर्थ प्राप्त कर ही लिए थे। तो क्या रत्ना ने जहां अपने अंतर मन में उलझनों को गांठ बांध रखा है, वहीं मधु ने जीवन का सार हंसने हंसाने में ही पा लिया है? वरना इस क्षणभंगुर जीवन की क्या औकात। और उधर नलिनी भी नए सिरे से अपनी डगमगाई गृहस्थी को फिर से राह पर लाने की कश्मकश में जूझती सी दिखी उसे। कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में गहरे पैंठी जीवन की रंगीन कल्पनाएं इधर उधर भटकती हुई सी दिखाई देती हैं, जिन्हें वह अपने आत्मियों के सानिध्य में खुले दिल से व्यक्त करती रहती है। जो करने की चाह उसके अंतर मन में कुंडली मारे बैठी है, उसे अपनी आत्मीय सखी की कल्पना में उघाड़ कर कितनी संतुष्ट हुई थी वह। रत्ना को जीवन का मर्म कुछ कुछ समझ आने लगा। आटा गूंथकर उसने तवे पर पहली रोटी डाली ही थी कि रूबी ने लंबी डोरबेल बजाई। रत्ना दरवाजा खोलने जाने को ही लगी कि नरेंद्र ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया और रूबी अपना बैग सोफे पर पटक सीधे रसोई में। माँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी खाना दो। रत्ना के हाथ पांव फूलने लगे। पहले प्लेट उठाए, सब्जी डाले या फुलके बनाए, इन्हीं उलझनों में उलझी बोली, साबुन से हाथ धोकर आजा टेबल पर, खाना बस तैयार है। और नरेंद्र की आंखें बता रही थी कि वह सोच रहा है कि आज रत्ना को खाना बनाने में इतनी देरी कैसे हो गई। पहले तो नहीं होती थी कभी। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये विचार? उम्मीद है पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताइएगा और अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कतई भी कंजूसी न कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ ऐसी ही कहानियों, कुछ ऐसे ही विचारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।